हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन यहाँ पे ए है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु है वो है मैग्नीशियम। ये धातु जो है, क्लोरोफिल जो है, ये हरा रंग जो है बनाने में सहायक होता है पेड़ पौधों में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी जो है मदद करता है। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो देखिए, भारतीय वन जो है अधिनियम जो 2017 है, उसमें वृक्ष की सूची में पहले ये पौधा आता था और इसको हटा दिया है, तो वो है बांस। बांस को जो है वृक्षों की सूची से निकाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? तो देखिए, यूरिया जो होता है उसके ऊपर जो है एक सीड ऑयल यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब एक कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि यूरिया जो है उसकी कोटिंग से जो है सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर है नीम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यूरिया के ऊपर जो एक कोट किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है नीम, नीम का तेल उसमें। शिक्षक की सबसे जो है बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? तो शिक्षक, एक टीचर की सबसे बहुमूल्य जो है निधि कौन सी है? ये यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सही आंसर है छात्रों का विश्वास। भाई, बच्चे जब उन पर विश्वास करेंगे तो यही उसकी सबसे बहुमूल्य निधि मानी जाएगी। उसकी सेवा और वेतन, उसका गर्व करना ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हर साल ओजोन दिवस मनाता है 16 सितंबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये मनाने का मूल ये होता है कि भाई ओजोन लेयर को जो है सुरक्षित करना है और ऐसी गैसों को जो है उत्पादन करने से रोकना जो ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसी के आधार पर जो है वो गैसेस का जो है प्रयोग और यूज़ करना बंद कर दिया गया है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे CFC गैस, कार्बन फ्लोरोकार्बन गैस होती है। अब अक्सर जो है आपने देखा होगा AC में R32, R22 इस तरीके की गैसों का प्रयोग किया जाता है। CFC गैस पहले यूज़ होती थी, अब वो भी गैस बंद हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में देखिए, जो श्रृंखला होती है वो होती है, पहले तो प्राथमिक जो है उत्पादक आते हैं। ठीक है, जो अपना जो है भोजन स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक आते हैं, फिर आते हैं उसका भोग करने वाले, मतलब पहले वाले को खाते हैं। तो वो जो ये चूंकि घास है पहला वाला, दूसरे नंबर पे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोग करने वाले, जो कि प्राथमिक उत्पादक का उपभोग करते हैं, और ये होते हैं शाकाहारी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। उसके बाद ये शाकाहारी का जो है उपभोग करते हैं, ये दूसरे नंबर पे आते हैं, द्वितीयक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्वाहारी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। रोड के दोनों साइड में रोड के दोनों साइड में जो है पेड़ पौधों की जो है एक श्रृंखला जो है लगाना, ताकि जो है ये जो है ध्वनि को कंट्रोल करेंगी, ध्वनि ज़्यादा जो है ध्वनि जो है मतलब फैलने से रोकेगी ये पेड़ पौधे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ग्रीन मफलर। आप मफलर को ऐसे समझ लीजिए कि कान में मफलर पहनते हो ना, तो वो आवाज़ साउंड को जो है रोकने में काम करता है। ठीक है, याद करने के लिए एक तरीका हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, अब डेसिबल क्या है कि 70 से 75 के बीच का जो है डेसिबल जो है आमतौर पे हमारे लिए ठीक है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, 65 जो है डेसिबल जो है डीबी की जो साउंड है वो
जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसे सही मतलब माना गया है कि ठीक है, इतना आप झेल सकते हैं। इसके ऊपर का जो है साउंड थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक। ये चीज़ भी याद रखिएगा। और 20 से 25 डीबी की आवाज़ निकलती है, 20 से 25 डीबी की आवाज़ निकलती है, जो हम सामान्य बातचीत में एक दूसरों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 20 से 25-30 डीबी तक जो है साउंड क्रिएट होती है, जैसे इस इंसान की उसके ऑडियो की पिच हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण के मापन में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए, ये जो अधिनियम है ये 1986 में पारित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है लगेगा ऑप्शन सी। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो देखिए, भूमंडलीय जो है पृथ्वी में जो तापमान बढ़ रहा है, आजकल देख रहे हो कितनी गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। इसका मूल कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो ये जो है भूमंडलीय तापमान बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है पैदा करती है, ठीक है। जब इसका तापमान बढ़ता है, मतलब जब ये बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। इसके साथ साथ मीथेन गैस भी जो है भूमंडलीय तापन का जो है कारण है। जलवाष्प भी है, ये भी जो है भूमंडलीय तापन का जो है कारण बनती है, ठीक है। टाइटन जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है, मैंने अभी देखिए हाल ही में ग्रह से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, सौरमंडल और ग्रह, ये हमारे वीडियो का टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है तो मुझे लगता है कि 100% पूछेगा। तो इस टॉपिक को कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, यूनिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो टाइटन तो अपने आप में एक बड़ा ग्रह है जिसे शनि ग्रह कहते, मतलब सॉरी, टाइटन तो एक उपग्रह है जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, वो चंद्रमा है, वैसे ही शनि ग्रह, सैटर्न का जो उपग्रह है वो टाइटन ग्रह है, ठीक है। और शनि के करीब करीब मुझे मैं एक अंदाजन बता रहा हूँ कि 70 से जो है प्लस जो है उपग्रह उसके पास हैं, ठीक है। तो ये बात भी दिमाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो देखिए, मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, है ना, और लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब मिट्टी के प्रकार हैं। तो ये जो मिट्टी है उसमें से कौन सी मिट्टी जो लावा के निक्षेपण द्वारा जो है बनती है? तो मतलब ज्वालामुखी से जब लावा बाहर निकलता है ना, तब जो है, अब लावा जब फैलेगा जमीन में तब वो मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो है काली मिट्टी। इसी मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। इसी मिट्टी को हम काली जो है कपास मिट्टी भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। इस मिट्टी की खास क्या होता है कि एक तो पहली बात तो ये काली होती है, पहली चीज़। फिर इस मिट्टी में जो है ये मतलब इस मिट्टी में क्या होता है कि चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की अधिकता होती है। और इसी मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी देखी जाती है, ठीक। ये मिट्टी जो है मतलब स्वतः जो है जोतने वाली होती है, मतलब कम पानी में जो है पानी को होल्ड करती है। तो ये मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अब आ जाते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो इसमें आयरन तत्व की ज़्यादा अधिकता होती है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। और इस मिट्टी में भी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ज़्यादातर मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी। और एल्यूमिना जो है और आयरन के तत्व ये ज़्यादा होगी इस मिट्टी में। ये मिट्टी जो है मतलब पानी को जो है कम होल्ड करती है। लाल मिट्टी जो है पानी को कम होल्ड करती है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के आसपास क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली मिट्टी होती है। ये उपजाऊ की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत बेहतर उपजाऊ वाली जो है मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। और इसमें भी जो है ह्यूमस और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी। और इसमें आपको जो है मैग्नीशियम और एल्यूमिना की जो है अधिकता देखने को मिलेगी। उसके बाद जो लैटराइट मिट्टी होती है ये वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे वर्षा जो है ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है। तो इस तरह दृष्टि से देखें तो ये मिट्टी जो है अम्लीय होती है, ठीक है। तो लैटराइट मिट्टी एक अम्लीय मिट्टी होती है। और इसका जो है अगर हम बात करें तो ये चाय, रबड़, काजू, है ना, इनके उत्पादन के लिए जो है बेस्ट रहती है लैटराइट मिट्टी। तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं परीक्षा को ध्यान में रख करके बताए हैं, इस चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक को उत्पादक है का उत्पादक है? तो देखिए, ये वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह है नीम का। ठीक है, बहुत सारे इसमें जो है गुण पाए जाते हैं नीम की पत्तियों में, नीम की छाल में, जो कि चर्म रोग को भी दूर करता है, पेट को साफ करता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग है। तो प्लेग किस प्रकार की बीमारी है? आपको इसकी एक लिस्ट लिख लेनी है। एक तरफ जो है जीवाणु वाली लिख लीजिए, एक तरफ जो है वायरस बैक्टीरिया वाली, वायरस विषाणु वाली लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम प्लेग की बात करें तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। इसके साथ साथ टीबी भी है जो कि जीवाणु जनित रोग है। इसके साथ साथ हैजा भी है। इसके साथ साथ टाइफाइड भी है। ठीक है, इसके साथ साथ प्लेग भी है। इसके साथ साथ डिप्थीरिया भी है। इसके साथ साथ काली खांसी भी है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विषाणु जनित रोगों की जो वायरस से फैलते हैं, तो विषाणु जनित जो रोग होते हैं वो है कोविड-19 जो अभी हाल ही में हुआ था। उसके बाद डेंगू, पोलियो, एड्स, खसरा, चेचक और रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है। ये सभी जो रोग होते हैं ये वायरस जनित रोग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय कृषि जिसे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है कि। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो जमीन को ध्यान में रखते हुए, खेत को ध्यान में रखते हुए खेती करना, ये इसका मूल अर्थ है, बस और कुछ नहीं। तो भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, ऐसे जो है मतलब भूमि का प्रयोग करना है। मतलब खाद का जो है कम प्रयोग करना, जैविक जो है खाद का ज़्यादा प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अपक्षय का विचार संबंधित है। तो अपक्षय होता क्या है? इसे कहते हैं वेदरिंग। ध्यान रखिएगा, वेदरिंग है। इसका मतलब होता है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित या विभक्त करती है। तो देखिए अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग जो होता है, ये इसमें क्या होता है कि जो पहाड़ होता है ना, वो ताप, दाब, बारिश, पानी, इन सब से जो है ये परत जो है टूटने लगती है इनकी, और टूट टूट करके जो है इकट्ठा होती है और छोटे छोटे कणों में मिट्टी में जो है मिट्टी के बनने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पृथ्वी की जो सतह होती है, ऊपर की जो सतह होती है, उसके निर्माण में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पे हम जो वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, वो पृथ्वी की जो सतह के निर्माण में और जो है मिट्टी और वनों में जो है, वनों में जो मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसको जो है सही जवाब होगा। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीए जो होता है ये एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। तो ये जो एजेंसी है ये यूएस की एजेंसी है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो है मुख्यालय की बात करें तो ये जिनेवा में है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो वायुमंडल की दशा और व्यवहार के अध्ययन करता है। और जो जिनेवा है ये कहाँ का है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे ए जिनेवा होगा या फिर स्विट्जरलैंड भी दिया गया होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना हुई थी 2010 में। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 20वें का है आंसर घास का मैदान। ऑप्शन यहाँ पे नहीं, समुद्र। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 10% का नियम किससे संबंधित है? तो 10% का जो नियम है वो लिंडमान का दिया गया नियम है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो 10% होगा। मतलब कि मान लीजिए कि किसी
गाय ने कोई घास खाई भरपेट, ठीक है, तो उस घास का जो 10% ऊर्जा होगी वो उस गाय को मिलेगी, और 90% ऊर्जा कहाँ जाएगी, तो 90% ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे यही है कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम जो है पोषण स्तर प्राप्त होता है। उच्चतम पोषण स्तर किसको मिलेगा, जो दोनों चीजें खा रहा होगा, वेज भी खा रहा होगा और नॉन वेज भी खा रहा होगा, तो ऐसे लोगों को हम सर्वाहारी कहते हैं, ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रामित जो है क्षेत्र कौन सा है, संक्रमण क्षेत्र जिसे कहेंगे। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, और उसे कहते हैं इकोटोन। अब जैसे इकोटोन का क्या होता है, जैसे नदी और समुद्र जहाँ पे मिले वो होता है संक्रमण क्षेत्र, उसे कहेंगे इकोटोन। तो यहाँ ऐसे क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है, विविधताएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर पेड़ पौधों वाला क्षेत्र होगा, जंगल और घास के मैदान वाला क्षेत्र होगा, मान लीजिए एक तरफ जंगल मिल रहा है, एक घास के मैदान मिल रहा है, तो जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी, दोनों साइड के जो है जीव जंतुओं का जो है वास होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। साइलेंट जो है वैली परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे साइलेंट वैली जो परियोजना है इसका संबंध है केरल राज्य से। 24 का है ऑप्शन बी यहाँ पे। शांत घाटी में स्थित, साइलेंट वैली मतलब ये कि शांत घाटी में स्थित है, वर्तमान में इसे जो है बायोस्फीयर जो है रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है, फूलों की घाटी कहां पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन यहां पे सी। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जैव विविधता की दृष्टि से निम्न में से सबसे जो है संतृप्त क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट। अगर जैव विविधता की बात करें तो जो है इसके जो है 5 क्षेत्र होंगे। ठीक है, एक तो पूर्वी हिमालय, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट, ध्यान रखिएगा पश्चिमी हिमालय की बात नहीं हो रही है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, उसके बाद इंडो वर्मा क्षेत्र जिसे कहते हैं म्यांमार और भारत सीमा, और सुंडालैंड क्षेत्र। ठीक है, तो 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट्स स्थल माने जाते हैं। कितने, 4 जैव विविधता की दृष्टि से 4 हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा जिसे म्यांमार भारत सीमा भी कह सकते हैं, और सुंडालैंड, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सेटू के द्वारा। ठीक है, इनके प्राकृतिक आवास में ही इनका रख रखाव होता है। एक्स सेटू में क्या होता है कि जो बाहर का जो है क्षेत्र होता है ना, जो मतलब उनके प्राकृतिक आवास की जगह दूसरे आवास में जो है इनका रख रखाव किया जाता है। जैसे किसी अंडे का जो है आवास स्थल बदल देना, या किसी छोटे जानवर का आवास स्थल बदल देना। ठीक है, ये चीजें होती, तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो देखिए जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो एक तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से जो है बहुत ज़्यादा जो है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ओजोन परत में क्षरण है। ओजोन परत क्या करती है, ये आपको सूर्य की जो है अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। अब ओजोन जब परत ही जो है कमज़ोर होगी या पतली होने लगेगी, तो ऑब्वियसली जो है पृथ्वी पे तापमान भी वृद्धि होने लगेगी और बहुत सारे गंभीर बीमारियां भी देखने को मिलेंगी, जिनमें से प्रमुख है कैंसर। उसके बाद आंसर है प्रदूषण। प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। ओजोन परत मुख्यतः जो है जहां अवस्थित रहती है वो है, ओजोन परत कहाँ रहती है, तो परत की अगर हम बात करें तो 5 परत होती है। तो पहली जो सबसे नीचे परत है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल। तो ये जो परत होती है ये सबसे निचली परत मानी जाती है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आती है समताप मंडल जिसे कहते हैं स्ट्राटोस्फियर, और ये जो होती है यहीं पे पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है,
दूसरी बात है यहाँ पे एरोप्लेन जो है उड़ते हैं, क्योंकि पहले परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इसलिए दूसरी परत में ही एरोप्लेन उड़ते हैं। उसके बाद मीज़ोस्फीयर जिसे कहते हैं मध्यमंडल, ये परत जो होती है सबसे ठंडी परत मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, मीज़ोस्फीयर मतलब सबसे ठंडी परत होती है। उसके बाद आता है आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जिसे कहते हैं आयन मंडल, और ये जो है यहाँ पे तापमान की अधिकता ज़्यादा होती है। उसके बाद वायुमंडल एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए जाने का संवैधानिक प्रावधान है? अगर हम उस देश की बात करें जहां पे 70% से ज़्यादा भाग पर जो है वन होने चाहिए, ये उनका संवैधानिक राइट्स है, तो ये है आंसर भूटान। अगर आज के समय में बात करें तो इसके जो है 85% जो है एरिया में पेड़ पौधे ही आपको नजर आएंगे, वृक्ष आएंगे। भारत के संदर्भ में तकरीबन 27% होगा और 33% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है ईवीएस में क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में, आसान क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इसलिए अच्छे तरीके से वीडियो हमारे अपलोड किए वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस उतना ही, धन्यवाद।